दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है हमने पहले भी इसका हल्का सा जिक्र किया था कि आर्टिकल 368 बताता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर था उसमें ये जिक्र आया था कि संविधान में अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो इसके बारे में डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया है आर्टिकल 368 में। हालांकि कुछ सिंपल से मुद्दे ऐसे भी हैं जिसमें आर्टिकल 368 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप सिंपल जैसे लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर उस तरीके से आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो। बट वो नॉर्मल ऐसे इश्यूज हैं, नॉर्मल मुद्दे हैं। लेकिन अगर आपने मेन कुछ मुख्य चीजों में अगर अमेंडमेंट करनी है तो आपको आर्टिकल 368 को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आर्टिकल 368 का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय एनी मेंबर इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर। ध्यान से, मतलब सबसे पहले आपको जो अमेंडमेंट का बिल है वो आपने पार्लियामेंट के किसी भी सदन में पेश करना है। इंपॉर्टेंट है नोट करना कि बिल पार्लियामेंट में पेश हो सकता है, किसी विधानसभा में स्टेट की असेंबली में पेश नहीं हो सकता। दूसरा, पार्लियामेंट में बिल केवल लोकसभा में पेश करना जरूरी नहीं है, किसी भी हाउस में पेश हो सकता है। स्पेशल लिखा है ब्रैकेट में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन क्रॉस लगा रखा है, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये बिल किसी भी हाउस में पार्लियामेंट की आप पेश कर दीजिए और कोई भी मेंबर पेश कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष का रूल सरकार का कोई मेंबर ही पेश करेगा, प्राइवेट मेंबर भी अमेंडमेंट का बिल पेश कर सकता है इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर। ठीक है जी, अब बिल पेश तो हो गया। अब पार्लियामेंट पास कैसे करेगी? आर्टिकल 368 में यदि आपने अपने बिल को पास करवाना है तो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होना होगा। देखिए आर्टिकल 368 में दो तरीके की अमेंडमेंट शामिल है। एक तो ऐसी अमेंडमेंट जिस अमेंडमेंट से राज्य सरकारों को भी फर्क पड़ेगा, ऐसी अमेंडमेंट जिसमें फेडरल प्रोविजंस शामिल है, और एक ऐसी अमेंडमेंट जिसमें फेडरल प्रोविजंस नहीं है, ओवरऑल नेशनल लेवल का इशू शामिल है। तो इसको हमने दो हिस्सों में बांटा। पहला नोट कंटेनिंग फेडरल प्रोविजन जिसमें राज्य सरकारों से संबंधित कोई कानून नहीं है, और दूसरा है फेडरल प्रोविजन, मतलब ऐसी अमेंडमेंट है जिससे राज्य सरकारों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नोट कंटेनिंग फेडरल प्रोविजन। अगर पार्लियामेंट में ऐसा अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है जिसमें फेडरल प्रोविजन नहीं है तो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास होना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यहां पर बड़ा ही इजीली बताया गया है कि जितने टोटल मेंबर है, चाहे वो जिस दिन जो बिल पेश हुआ है उस दिन वो हो सदन में या ना हो, जो भी टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है उसके 50% से ज्यादा की सहमति हो, प्लस जो उस दिन उस सभा में बैठे हैं, जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं, उसका 2/3 लोगों द्वारा क्या है बिल पास होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट दोनों चीजें नोट कर लो, टोटल मेंबर का 50% से ज्यादा मेजॉरिटी मतलब, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 से ज्यादा। दोनों शर्तें पूरी होगी तब हम बोलेंगे कि पार्लियामेंट के हाउस में बिल पास हो गया। अगर उस बिल में फेडरल प्रोविजन है तो ये स्पेशल मेजॉरिटी जो अभी हमने पढ़ी, ये सेम है इधर, ये तो होनी ही चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल एमपी मतलब 50% से ज्यादा, और जो मेंबर प्रेजेंट है उसके 2/3 से ज्यादा, प्लस अब राज्य सरकारों का प्रोविजन है तो राज्य सरकारों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। जितनी भी राज्य सरकारें हैं इसमें यूटी शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट टू नोट, केवल असेंबलीज, जितनी स्टेट असेंबलीज हैं उनकी सहमति जरूरी है 50% से ज्यादा। सपोज करो कि 50 स्टेट है, एग्जांपल वैसे रफ एग्जांपल ले रहा हूं, स्टेट आपको पता है 29 है आज के दिन, मान लो 50 स्टेट है तो 50 स्टेट में से 25 से ज्यादा की सहमति होनी जरूरी है। सहमति कैसे देंगे? वो अपने लेजिस्लेचर के अंदर वोटिंग करवाएंगे और नॉर्मल मेजॉरिटी देखनी है। 50% से ज्यादा अगर जो एमएलएज है वो हां कह देते हैं तो उस राज्य सरकार की सहमति आ जाएगी। तो इस तरीके से लिखा है रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से क्या है रेटिफिकेशन चाहिए, तो मतलब फेडरल प्रोविजन नहीं है तो सिंपल मेजॉरिटी यहां पर आ गया, सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी आ गया। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर का इफेक्ट आ रहा है उनको तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये प्रोविजन है। और इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जब बिल पार्लियामेंट में पास होगा तो दोनों सदनों में अलग अलग पास होगा।
लोकसभा अलग पास करेगी, राज्यसभा अलग पास करेगी। अगर दोनों में किसी कारण से बिल पास नहीं हो पा रहा है तो उनकी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अलग अलग ही बिल पास करना होगा। आगे हम पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत से केसेस में ज्वाइंट सिटिंग अलाउड होती है दोनों सदनों की, बट यहां अगर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बिल है तो ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। तो हम सपोज करते हैं कि बिल मान लो दोनों सदनों में पास हो गया और अगर फेडरल प्रोविजन है तो स्टेट गवर्नमेंट से भी पास होके आ गया। अब वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करेगा ही करेगा, उसे असेंट देनी ही होगी। वो उस बिल को होल्ड नहीं कर सकता, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकता, मस्ट गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी ही होगी और जैसे ही प्रेसिडेंट सहमति दे देगा वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। तो ये है आर्टिकल 368 के प्रोविजंस। तो संविधान के मोस्टली मुद्दे आर्टिकल 368 में कवर होते हैं और कुछ बेसिक से प्रोविजन है जो कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं कहलाती, वो आर्टिकल 368 में कवर नहीं होते। वो नॉर्मल जो पार्लियामेंट है वो अपने दम पर ही सिंपल मेजोरिटी से आम कानून की तरह वो अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कि इस अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म क्या है। हालांकि इसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं अभी कि भाई ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो फेडरल प्रोविजंस में शामिल होते हैं, या ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें क्या है भी 368 की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉ की तरह कानून पास करके अमेंडमेंट हो जाएगी। वो अभी हम करेंगे, बट उससे पहले एक बार हल्का सा क्रिटिसिज्म देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो जो संविधान के प्रोविजंस हैं, मोस्टली प्रोविजंस की पावर किसको दे दी गई? पार्लियामेंट को दे दी गई। कुछ तो केवल पार्लियामेंट, ये स्पेशल मेजोरिटी वाले पॉइंट हो गए, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सिंपल मेजोरिटी से भी कानून पास हो जाएगा। ये फेडरल वाले तो थोड़े से मुद्दे ही है, तो राज्य सरकारों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हुई। दूसरा क्या है, ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। और जो अमेंडमेंट करने का अधिकार है यूएसए में तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन अलग से बनी हुई है। ये कई देशों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होती है कि संविधान में अगर चेंज लाना है तो पार्लियामेंट चेंज नहीं लेके आएगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आएगी या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लेके आएगी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, पार्लियामेंट को ही संविधान अमेंडमेंट की पावर दे दी गई। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि राज्य सरकारों को 50% राज्य सरकारों को सहमति देनी जरूरी है। कितने समय में देनी जरूरी है सहमति, वो टाइम फ्रेम नहीं बताया गया, तो ये भी क्रिटिसिज्म में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रोविजंस में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो काफी डिटेल्ड है। डिटेल जितना ज्यादा डिटेल में दोगे ना उतने ही ज्यादा उसमें डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्केची प्रोविजंस है, तो ये भी क्रिटिसिज्म का पार्ट है। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें फेडरल प्रोविजंस के तहत जो मुद्दे आते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर की आवश्यकता पड़ेगी, या ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जो आर्टिकल 368 में कवर ही नहीं होती, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी लॉ के जरिए उनको पास कर सकता है। लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से केसेस अमेंड हो सकते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने पूरे संविधान को दो हिस्सों में बांटा, ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा कि संविधान के वो हिस्से जो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, नॉट अमेंडेबल, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले ये देखिए जो भी हमारा करंट टॉपिक चल रहा है। अमेंडेबल पार्ट को हमने फर्दर दो हिस्से में बांटा कि कुछ तो ऐसे पार्ट जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होंगे और कुछ ऐसे केसेस जहां आर्टिकल 368 नहीं लगता और वो सिंपल मेजोरिटी से हम क्या है अमेंड कर सकते हैं, जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। देखिए, पहले ये देख लीजिए, अमेंडेबल पार्ट में आर्टिकल 368 जहां लगता है उसको एक बार हम छोड़ रहे हैं, और जो सिंपल मेजोरिटी से जहां आर्टिकल 368 नहीं लगता वो डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से केसेस हैं? एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरिंग बाउंड्रीज एंड चेंजिंग नेम्स। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 की बात हो रही है, जो हमने याद होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में हमने किया था। और कौन से केस है जो हम सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं? सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, ये भी हमने आर्टिकल 2 एंड 3 में कवर किया था कि अगर हमारे देश का दूसरे देश से कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, कुछ हिस्सा दूसरे देश को देना है, बदले में कुछ हिस्सा लेना है, एडजस्टमेंट करनी है, अगर आपने हिस्सा देना ही है तो आर्टिकल 368 में कवर होगा।
लेकिन अगर आपने कोई हिस्सा देना नहीं है, एडजस्टमेंट करनी है आपस में, तो वो क्या है, सिंपल मेजोरिटी से आप उसे पास कर सकते हो। आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, आपको पता है कुछ स्टेट्स में विधानसभा तो है ही है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर किसी स्टेट को असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनवानी है या बनी हुई को अबोलिश करना है, तो पार्लियामेंट सिंपल तरीके से इस काम को कर सकती है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाया जाएगा। और किसके रिगार्डिंग रूल्स, कोरम इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कितना कोरम होना चाहिए एमपी एमएलए एमपीज का, और एमपीज को सैलरी अलाउंस कितना दिया जाएगा, पार्लियामेंट में प्रोसीजर का कार्य कैसे चल, कार्य विधि क्या रहेगी, और पार्लियामेंट के मेंबर्स की और पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर्स की प्रिविलेजेस क्या रहेगी, उन्हें क्या क्या सहूलियत दी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्लियामेंट में यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज कितने रखे जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, और सिटीजनशिप के जो एक्विजिशन और टर्मिनेशन जो अभी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है उसके रूल्स भी अमेंडमेंट हो सकती है विदाउट आर्टिकल 368, सिंपल तरीके से अमेंडमेंट हो सकती है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई जो केसेस है वो सबके सब अमेंडमेंट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन, कितना एरिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आएगा, वो भी हम क्या है प्लस माइनस पार्लियामेंट सिंपल तरीके से कर सकती है। यूनियन टेरिटरीज के रूल्स वगैरह क्या है सिंपल तरीके से अमेंड हो सकते हैं। और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो हम आगे पढ़ेंगे, इनके अंदर भी अगर कोई अमेंडमेंट लेके आनी है तो पार्लियामेंट इजीली सिंपल मेजोरिटी से कानून बनाकर अमेंडमेंट लेके आ सकती है। अब इसके बाद में आर्टिकल 368 वाले में ये देख लो कि फेडरल प्रोविजन जो अभी हमने किया कि ऐसे प्रोविजन जिसमें स्टेट पर फर्क पड़ रहा है, स्टेट पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर ऐसे किसी प्रोविजन में चेंज कर रहे हो जिसके कारण स्टेट में प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, और 50% से ज्यादा स्टेट की क्या है रेटिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कौन से प्रोविजन है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन या उसके मैनर में कोई चेंज लेके आ रहे हो तो आपको आर्टिकल 368 में स्टेट की रेटिफिकेशंस भी लेनी पड़ेगी। और अगर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट में कोई बदलाव लेकर आ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई चेंजेस लेकर आ रहे हो, और जो पावर्स यूनियन एंड स्टेट्स में बंटी हुई है भी, इन मुद्दों पर यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है या यूनियन गवर्नमेंट की पावर इन मुद्दों पर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर इन मुद्दों पर है, उन मुद्दों में कोई चेंज लेके आना चाह रहे हो तो आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन चाहिएगी आपको, क्योंकि फेडरल प्रोविजन माना जाएगा। और इसके अलावा 7th शेड्यूल, हमारे देश के संविधान के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, और कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 3। यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे दिए हुए हैं उन मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे दिए हुए हैं उन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में जो मुद्दे दिए हुए हैं उनमें दोनों में से कोई भी सरकार कानून बना सकती है, प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। अगर आप उस 7th शेड्यूल के मुद्दों में चेंजेस करने जा रहे हो, कोई एक मुद्दा लिस्ट 1 से उठाकर यूनियन लिस्ट से उठाकर स्टेट लिस्ट में रखना चाहते हो, या वाइस वर्सा रिवर्स करना चाहते हो, अगर ऐसा करना चाहते हो तो स्टेट पर प्रभाव पड़ेगा ना। इसीलिए अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट है तो आर्टिकल 368 के अंदर आएगी, वो भी फेडरल प्रोविजन में अपनी मानी जाएगी। और क्या है इसके अलावा, अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट में जो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो तो भी आपको यही वो प्रोविजन कवर होगा। और इवन आर्टिकल 368 में खुद में कोई चेंज करना चाहते हो तो वो भी फेडरल प्रोविजन में आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो मुद्दे बच गए, अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चेंज नहीं हो सकते, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें स्टेट की सहमति चाहिए। बाकी सारे कहां कवर हो जाएंगे, बाकी सारे नोट कंटेनिंग फेडरल प्रोविजन माने जाएंगे, और पार्लियामेंट अपने एंड पर स्पेशल मेजोरिटी से उनको पास करके चेंजेस कर सकती है। समझ गए? तो अब हम देखते हैं नोट अमेंडेबल वाला हिस्सा। दरअसल बड़ा डिस्प्यूट रहा है इसके ऊपर। 1900 जैसे ही हमारा संविधान बना 1950 के अंदर, 1951 में ही फर्स्ट अमेंडमेंट आ गई थी। उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है क्या, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो वहां पे अबोलिश कर दिया।
शंकरी प्रसाद का केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है, फंडामेंटल राइट भी संविधान में आता है, आर्टिकल 368 संविधान में चेंज करने की बात करता है, चेंज हो सकता है। फिर कई सारे केसेस चले और मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, फाइनली फिर गोलकनाथ का केस भी एक आया था, मेनका केस भी आया था, कई सारे केसेस आए। फाइनली जो केशवानंद भारती का केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल जजमेंट दी कि आप आर्टिकल 368 में संविधान में चेंज कर सकते हो, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ऐसे प्रोविजन जो संविधान का बेसिक ढांचा, देश का बेसिक ढांचा बनाते हैं, उनमें चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कौन से प्रोविजन है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिस्ट नहीं दी हमें, लेकिन अब तक कई सारे जजमेंट आए हुए हैं, उन जजमेंट्स के आधार पर हमने लिस्ट बनाई है। ये फुल एंड फाइनल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पर ये लिस्ट बनी हुई है। भाई इनमें तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर देश का माना जाएगा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं? संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान ही सुप्रीम है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। ऐसा चेंज नहीं लेके आ सकते कि संविधान की सुप्रीमेसी खत्म हो जाए। और हमारे देश की जो पॉलिटी है उसकी सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेचर में कोई चेंज नहीं लेके आ सकते। और संविधान के धर्मनिरपेक्ष जो हमारा जो कैरेक्टर है, सेक्युलर जो नेचर है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लेके आ सकते जिसके सेक्युलर नेचर के ऊपर प्रभाव पड़े। ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये आजकल मुद्दा काफी गर्म है ना, सेक्युलर नॉन सेक्युलर, ये जो बातें चलती रहती है। और क्या सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखो जुडिशरी अपना काम करती है, ये देखती है कि देश के अंदर कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, संवैधानिक अमेंडमेंट सही है या नहीं है, कानून जो बन रहे हैं वो संवैधानिक है या नहीं है। लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करवाने का काम करता है। तो ये जो पावर्स का बंटवारा हुआ है ये इस तरीके से ही चलना चाहिए, इसमें आप कोई फेरबदल नहीं करोगे। और फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो फेडरल कैरेक्टर है कि देश स्टेट्स में बंटा हुआ है, अब ऐसा कोई कानून नहीं लेके आ सकते कि सारा देश एक ही हो जाए, स्टेट सारे खत्म ही कर दो। फेडरल कैरेक्टर ही रहेगा, इसमें भी कोई अब बदलाव नहीं लेके आ सकते, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ऐसा कोई कानून नहीं लेके आओ जिससे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर प्रभाव पड़े देश की। हमारा जो देश है वो वेलफेयर स्टेट की धारणा के हिसाब से चलेगा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, पुलिस स्टेट की तरह नहीं चलेगा, वेलफेयर स्टेट के हिसाब से चलेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हम फॉलो करेंगे। हम ऐसा कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे जिससे कि हम सोचे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपना लेते हैं, जैसे कि रशिया में है या अमेरिका में है, वो सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चलेगा। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है कोर्ट के पास वो हमेशा रहेगी, वो छीन नहीं सकते। रूल ऑफ लॉ को हमेशा प्राइमेसी दी जाएगी। और जो फंडामेंटल राइट एफआर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में हार्मनी बना के रखनी है, संतुलन बना के रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को कभी नहीं छोड़ सकते, इसमें कोई चेंज नहीं लेके आ सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमेशा कंडक्ट होंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी। और इफेक्टिव एसेस टू जस्टिस, ऐसे प्रोविजन हमेशा रहेंगे संविधान में कि जस्टिस को इफेक्टिवली एसेस किया जा सके। और लास्ट, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं आ सकता। तो ऐसी कोई अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं है। इस तरह की अमेंडमेंट्स अगर कोई हमारे देश की सरकार करना चाहेगी, हम बोलेंगे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी हो रही है, जो कि अलाउड नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? हाँ, बाकी सब जो अमेंडेबल पार्ट है वो हमने सारा यहाँ के यहाँ कवर कर लिया। तो इस क्लास में हमने एम लक्ष्मीकांत की बुक का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अमेंडमेंट वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर हमने लगभग क्या है कवर किए हैं। अब हम अगला पार्ट इस बुक का शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय।